नमस्कार। यदि आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी से देना चाह रहे हैं, एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी देना चाहते हैं, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं विवेक पांडे हूँ और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लगभग 200 प्रश्न, 200 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन आप देखते जाएंगे कि यही आसान क्वेश्चन जब भी एग्जाम में छूटते हैं, तो एग्जाम हम फेल कर जाते हैं। बार-बार सीटेट लोग दे रहे हैं, लेकिन फेल इसीलिए करते हैं क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आइए, बात करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है इसका राइट आंसर मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार जो था, वो था आपके आपका कृषि। कृषि देखेंगे, कृषि उनका जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल। तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है, वो वर्तमान के पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो राइट आंसर है पाकिस्तान। याद रखिएगा, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित धातु कौन-सी थी? सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित धातु कौन-सी थी? तो वो धातु थी, आप देखेंगे, कांसा। कांसा तो जो थी, वो सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित धातु थी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कई लोग इसका आंसर गलत लगाए होंगे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो आप सभी जानते हैं, वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे प्राचीन यानी पहला वेद ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद यानी चौथा लास्ट अथर्ववेद है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ, जिसे बाद में चल करके महात्मा बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध कहा गया। बात क्लियर हो रहा है? जिन्हें बोधि गया में, जो वर्तमान में बिहार के गया जी में स्थित है, बोधि गया में वट वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया। कहाँ दिया भाई? सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया। और इससे रिलेटेड और बात जानेंगे कि इनकी मृत्यु जो हुई, वो कुशीनगर में हुई। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। ठीक है ना? इतना क्लियर हो रहा है? आप समझ पा रहे हैं? देखिए, उनके महात्मा बुद्ध के घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है ना? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध के घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। लेकिन उनके शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है ना? तो महापरिनिर्वाण स्थली कहाँ है? तो ये है कुशीनगर में। कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर भी करते जाएं। आइए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? आपको बताना है अशोक के जो शिलालेख हैं, वो किस लिपि में लिखे हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी या संस्कृत में? तो जो जितने शिलालेख हैं अशोक के, वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? ब्राह्मी। अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा, उस समय उन्होंने युद्ध त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अनेक शिलालेखों का उन्होंने निर्माण कराया, जिस पे ब्राह्मी लिपि में उन्होंने शांति का संदेश लिखवाया। क्या लिखवाया? शांति का संदेश लिखवाया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो समझ आ रहा हो तो इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उनके साथ भी साझा करें, ताकि उनको भी ये सब चीज़ें जानकारी हो सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर दक्षिण भारत में विजय पाई? अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर दक्षिण भारत में विजय पाई? तो आपके सामने ऑप्शन है बहमनी, काकतीय और विजयनगर, और एक और है यादव साम्राज्य। तो किस पे पाई, वो आपको बताना है। तो जो आपके सामने लास्ट विकल्प है, वो है यादव साम्राज्य। उस पे उन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किस धर्म से थे?
इस्लाम से, हिंदू से, से दोनों से अलग थे या फिर जैन से थे? तो देखिए, जो कबीरदास जी हैं वो दोनों धर्मों से अलग हैं। उन्होंने हिंदू के लिए भी कहा है, मुसलमान के लिए भी कहा है, ठीक है ना? कि आपने दोहा पढ़ा होगा कि मनवा तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। ऐसा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कटाक्ष करके कहा है, और उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में भी कहा है कि यदि मंदिर में यदि मस्जिद में चिल्लाने से, उन्होंने कहा है कि देखिए, यदि आप मस्जिद में चिल्लाने से अल्लाह मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ों पे खड़ा होकर चिल्लाऊं। तो उन्होंने दोनों धर्मों के बारे में कटाक्ष किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। चलिए, आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपके 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ, इंपॉर्टेंट ये है जानना। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, ठीक है ना? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पहली बार इस युद्ध में तोप और गोलों का इस्तेमाल किया गया, बारूदों का इस्तेमाल किया गया, और यही युद्ध आपके जो है ये जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, यहीं से मुगल सल्तनत का आपका नींव पड़ा, ठीक है ना? तो मुगल सल्तनत यहीं से इसका नींव पड़ा, यहीं से मजबूत होते गए बाबर, फिर इसके बाद क्रम से मुगल वंशज आते गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बताना है द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ। पहला आपने तो जान लिया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, तो द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, ये आपको बताना है। क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे देखिए, राइट आंसर जो आपका होगा वह होगा हेमू और अकबर के बीच में। किसके किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। ये जो द्वितीय पानीपत का युद्ध है वो कब होता है? 1526 में तो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, लेकिन द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में, जो आपके होता है 1556 में। कब होता है? 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। चूंकि अकबर उस समय नाबालिग था, इसलिए अकबर का सहयोग बैरम खान नामक उसका एक सहयोगी मंत्री करता है, बैरम खां, ठीक है ना? कौन करता है? बैरम खां। और हेमू अकबर के साथ युद्ध किया तो उसके बाद उसने अपनी उपाधि विक्रमादित्य कर ली। क्या कर ली? विक्रमादित्य कर ली, ठीक है ना? और इस युद्ध में विजय होता है अकबर का। किसका होता है? अकबर का। तो आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। प्लासी का युद्ध कब हुआ ये आपको बताना है। 1757, 1764, 1857 या 1707। तो जो राइट आंसर है प्लासी का युद्ध, वो 1757 में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? देखिए, अगर बात करें आपकी प्लासी के युद्ध के बारे में, तो ये होता है 23 जून। कब होता है भाई? 23 जून 1757 में। और ये होता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आप जानते हैं एक जो आपकी ब्रिटिश कंपनी थी उसका गवर्नर था। और सिराजुद्दौला उस वक्त बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। सिराजुद्दौला और आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध होता है। और इसमें इसमें जो सिराजुद्दौला का मंत्री सहयोगी होता है, सेनापति होता है मीर जाफर। कौन होता है? मीर जाफर, ठीक है ना? सिराजुद्दौला का जो सहयोगी होता है, जो सेनापति होता है मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और इसीलिए इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों की सेना जीत गई। आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी। कब हुआ प्लासी का युद्ध? तो 23 जून 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखेंगे आप, देखिए बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, ठीक है ना? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय
बंगाल का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था जी? लॉर्ड कर्जन। पूछता है एग्जाम में कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो उस समय बंगाल का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अब सवाल ये है कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ? तो देखिए, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, बल्कि ये बात सिर्फ कहने की थी। बात तो इतनी सी थी कि फूट डालो और राज करो। कैसे भी वहाँ फूट, अंग्रेजों ने सोचा फूट डालो और राज करो, तो पूर्वी बंगाल और असम के कुछ हिस्सों को इन्होंने वर्तमान के बांग्लादेश में कर दिया और उसे नाम दिया पूर्वी बंगाल, और उसका राजधानी जो है ढाका में कर दिया। और पश्चिमी बंगाल जो था उसको हिंदू कम्युनिटी में बांट दिया, पूर्वी बंगाल को मुस्लिम कम्युनिटी में बांट दिया। मतलब हिंदू और मुस्लिम को अलग करो, कैसे भी फूट डालो इनमें, तो दो हिस्सा कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक में हिंदू कम्युनिटी, दूसरे में मुस्लिम कम्युनिटी। इसलिए इसलिए बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बंग भंग आंदोलन, जिसे आप जानते हैं बंग भंग आंदोलन के नाम से, और 1905 में होता है आपके। और उस समय बंगाल के सड़कों पे तमाम पूरी जनता निकल गई और इसका विद्रोह करने लगी। ठीक है ना? तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई। 16 अक्टूबर 1905 को यह समय होता है जब बंग भंग आंदोलन चालू होता है बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है ना? और ये लागू होता है आपके 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन उस समय वहां के वायसराय थे। दो कम्युनिटी हो गई, हिंदू और मुस्लिम, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। इसलिए यहाँ पे विरोध चालू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ है आपको बताना है। तो देखिए भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपके 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? ये 1919 में होता है। आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपके पंजाब में घटित होता है। और यहाँ होता क्या है, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन। ठीक है ना? इसी विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला जो बाग है, देखिए साइमन कमीशन की वजह से नहीं हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए अब इसको समझिए, क्या है ये मामला, क्यों ऐसा हुआ। देखिए मामला कहानी कुछ इस तरह का है, आप इसको विस्तार से समझिए। 13 अप्रैल 1919 का वो समय होता है। 13 अप्रैल कब होता है भैया? 13 अप्रैल। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है आपका? 13 अप्रैल 1919 का वो समय होता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, क्या कारण था? तो देखिए रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था भैया? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या है? सवाल ये है कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट ये है कि किसी भी व्यक्ति पे शक के बिना पे बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है ना? रॉलेट एक्ट ये कहता था कि शक के बिना पे किसी को भी बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या, इसके विरोध में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों लोगों ने विरोध किया। इसलिए इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो दिन था बैसाखी का, पर्व का दिन था। और पंजाब में बैसाखी पर्व बड़े उत्सव से मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसी बैसाखी के त्योहार के दिन सभी लोग जलियांवाले स्थान पे इकट्ठा हुए और प्रशासन का विरोध करने लगे। इसीलिए उसी समय एक जनरल था, जनरल डायर, और जनरल डायर ने क्या किया कि सभी निहत्थे व्यक्तियों पे दरवाजा गेट बंद करवा के और फायरिंग शुरू कर दिया। और उसमें न जाने कितने लोग मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। क्यों होता है? रॉलेट एक्ट के विरोध में होता है। रॉलेट एक्ट में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। लोग विरोध करते हैं, इसलिए जनरल डायर उन पे गोली चलवाता है। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अब आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। आपके सामने चार विकल्प है। तो चलिए इसको बताइए आप लोग, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो ये आप ऑप्शन नंबर एक राइट है, 1920। ये होता है आपकी 1 अगस्त 1920 को। कब होता है भाई? 1 अगस्त 1920 को। ध्यान रखिएगा
असहयोग आंदोलन कब होता है? 1 अगस्त 1920 को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था, उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ था। यानी कि हम सरकार से अब कोई सहयोग नहीं लेंगे, सरकार के किसी भी संस्थान में हम नहीं जाएंगे, सरकार के हर एक सामानों का विरोध करना, उपाधियों को लौटाना, ये हो गया था असहयोग आंदोलन में। जिसमें आप जानते होंगे रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, हटा दिया। इसी तरह महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। उन्होंने भी असहयोग आंदोलन जब हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो उसके विरोध में उन्होंने भी अपने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से भी करना है, सिर्फ देखते नहीं रहना है। हाँ, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ने से ही होगा। देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप पीते रहिए, दहाड़ते रहिए। बात समझ में आ रहा है? नमक सत्याग्रह किससे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ बताना है आपको। दंडी से, साबरमती आश्रम से, वाराणसी से, मुंबई से। तो राइट आंसर है आपका साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना? साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना महात्मा गांधी जी की है। आज भी है। आप कभी गुजरात जाने का अवसर मिले तो आप जरूर देखिएगा। गुजरात में अहमदाबाद में है। 12 मार्च 1930 को ये शुरू होता है। ठीक है ना? क्या? दंडी नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है भाई? 12 मार्च 12 मार्च 1930 को, 1930 को आपका शुरू होता है। और गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। नमक पर जो टैक्स लगा हुआ था उसी के विरोध में ये नमक सत्याग्रह किया गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो राइट आंसर है वो है 1825 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1825 को। और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं एओ ह्यूम। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एओ ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस में दो दल था, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, तमाम तरह के लोग थे। लेकिन गरम दल में लाल, पाल और बाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, और लाला लाजपत राय, और यही तीन लोग जिन्हें लाल, पाल और बाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? आपको बताना है किसान से, मजदूर से, सैनिक से और व्यापारी से। तो जो चंपारण आंदोलन है भाई वो किसान से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? किसान से संबंधित है। और किसान से संबंधित क्या है? देखिए चंपारण बिहार में है। एक जिला है बिहार का चंपारण। चंपारण दो हिस्सों में बटा है, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये पश्चिमी चंपारण में है चंपारण आंदोलन, जहां महात्मा गांधी जी आए थे। यहाँ पे समस्या क्या थी? सवाल तो ये बड़ी ए है कि समस्या क्या थी। तो यहाँ तीन कठिया प्रणाली थी। तीन कठिया प्रणाली मतलब कि आप अपने जमीन के 3/20 हिस्सों पे नील की खेती करेंगे भाई। किसकी खेती करेंगे? नील की। अब आप सोचेंगे कि नील की खेती करना था किसान को तो और अच्छा है, वो तो और पैसा मिलेगा। लेकिन नहीं, एक बार अगर आप नील की खेती कर लिए तो आपकी जमीन की जो उर्वरकता है, उर्वरक क्षमता है, वो एकदम शून्य हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। उसके बाद पैदावार कई सालों तक नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है? नील की खेती करने में, नील उपज करने में इतना मेहनत है, इतनी मेहनत थी। और उसके बाद जमीन की उर्वरकता समाप्त हो जाती थी। और लेकिन अंग्रेज कहते थे, जबरन कहते थे कि आपको 3/20 हिस्सों पे करनी ही है क्या? खेती। किसकी? नील की। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया। और किसने बुलाया? तो चंपारण के ही एक किसान के नेता थे, राजकुमार शुक्ल।
कौन थे भैया? राजकुमार शुक्ल। एक पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में किसने बुलाया? तो चंपारण आंदोलन में किसने बुलाया? तो राजकुमार शुक्ल जी, जो पश्चिमी चंपारण के एक चंपारण क्षेत्र के एक नेता थे। और राजेंद्र प्रसाद, कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। ब्रज किशोर, ठीक है ना, एक और नेता थे ब्रज किशोर। इन सब ने सहयोग किया। बुलाया किसने? राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया। ठीक है। चंपारण आपके तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था, किसानों के लिए था। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया। तो देखिए भाई, इसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। और कब किया? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? अब आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन में किस नारे का प्रयोग किया जा रहा था, ये आपको बताना है। तो चलिए आप बताइए इसको, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, किसने दिया था अब, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा इसको महात्मा गांधी जी ने दिया था। सवाल यह है कि कौन दिया था? तो इसको महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। देखिए, इसमें ब्रिटिश ने क्या किया था? भारतीय सैनिकों को बिना पूछे अपने द्वितीय विश्व युद्ध में लगा लिया, एक कह के कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे। परंतु उन्होंने विश्वासघात किया। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भाई, करो या मरो, ठीक है ना, क्या करो? करो या मरो। देखिए, जब जिंदगी ऐसी मोड़ पे आ जाती है तो लोग यही कहते हैं, भाई अब करो या मरो, ठीक है ना, अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा, भैया आप देखो, करो या फिर मरो, अब इसके आगे कुछ नहीं है, भारत छोड़ना ही पड़ेगा और हम सब अब इसमें करेंगे या फिर मरेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू होता है। तो आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। अगला नेक्स्ट पार्ट इसका अगले वीडियो में आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।